तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस नए लेक्चर के, और जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट मनीष हैं और उनके साथ मैं आज ये पूरा लेक्चर को लेने जा रहा हूं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। इसका अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो इसको सबसे पहले सर एलेक जेफरी ने 1984 ईस्वी में डिस्कवर किया था। इसके बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इजाद किया था। और डॉक्टर के कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह जो है इंडिया में, वो भी हैदराबाद के अंदर जो है इसको फर्स्ट टाइम जो है लाए थे। ठीक है, और ये वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला था। तो बात आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। बात आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो जैसे हम आपको बता दें कि हम लोगों का जो थंब है फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट क्या है कि हम लोगों का, जितने लोगों का फिंगरप्रिंट का, अभी आधार कार्ड में क्या हुआ था, आंख का फिंगरप्रिंट का सब कर लेता है ना पूरा उंगली का। तो आप ही मान के चलिए कि जितने भी इंडिविजुअल इस धरती पर है, इस वर्ल्ड में है स्टूडेंट, सब का फिंगरप्रिंटिंग क्या है, अलग अलग है। उसी तरह से ये माना जाता है कि जितने भी इंडिविजुअल है इस धरती के ऊपर, उनका डीएनए भी क्या है, अलग अलग है। उनका डीएनए भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये माना जाता है। उसी तरह जैसे फिंगर हमारा अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है, उसी तरह से डीएनए भी हमारा अलग अलग है। तो उसको हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होता है और इसमें कैसे कैसे हम लोग पहचानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके किसी भी चीज को कैसे पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये इसी का डीएनए है या उसका डीएनए है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो बोलता है यह एक टेक्निक है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या, पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी। यानी कि किसी भी पर्सन को या हमको पहचानना है तो उसके डीएनए के सैंपल से हम क्या करेंगे, उसको आराम से पहचान सकते हैं। बात आता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये मेन आप ये समझिए कि हम लोगों के बॉडी के अंदर, यानी कि जितने भी ह्यूमन है हम लोगों के बॉडी के अंदर पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग इससे पहले वाला जो टॉपिक था क्या पढ़े थे बताइए? अरे क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए? अरे इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये जान चुके हैं कि हमारा जो जितने भी इंडिविजुअल इस धरती पर मौजूद हैं उसके डीएनए कितना हम लोग दोनों से मैच है, 99.9%। और हम लोग कितना वेरिएशन हम लोगों के अंदर पाया जाता है, 0.1%, 0.01% का जो है स्टूडेंट वेरिएशन पाया जाता है। लेकिन अब ये भी वेरिएशन देखिए बहुत ही ज्यादा है। 0.1% का वेरिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा माना जाता है। आपको लग रहा होगा कि 99.9% हम लोग तो बिल्कुल सिमिलर है सबको, मात्र 0.01% जो है हम लोग अलग है। तो ये तो बहुत ही कम न हुआ। लेकिन सोचिए कि मात्र इतना ही डिफरेंस में हम लोग इतने टाइप के और इतने सारे माने फेस के या इतने अलग अलग टाइप के हम लोग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया सिर्फ 0.01% में। अगर इसको आप अगर ऐसे समझना चाहिए तो ये भी जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। मतलब कैसे समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं कि जीनोम का बात करें तो 3.3 गुना 10 का पावर कितना होता है, 9 बेस पेयर लंबा होता है। अरे यस या नो? अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाला है, इसका परसेंटेज निकालिए कि क्या परसेंट होता है। तो इसका बाई 100 करेंगे, अरे करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे, अरे ये हटेगा। अब इसको 3 गो को काट दो तो कितना बचेगा, 6। यानी कि अगर इसको 3 बिलियन हो गया ना, ये 3 बिलियन बेस पेयर, सोचिए 3 बिलियन बेस पेयर हम लोगों के अंदर डिफरेंस है। तो ये मत देखिए कि 0.01% है, कितना डिफरेंस है हम लोगों के अंदर, 3 बिलियन का। वो बहुत होता है, मिलियन नहीं 3 बिलियन का डिफरेंस लगभग आप मान के चलिए कि हमारे और आपके डीएनए के अंदर होता है। ऐसे देखने में लग रहा है कि 0.01% तो बहुत कम है, लेकिन सोचिए कि 3 बिलियन बेस पेयर का डिफरेंस हम लोगों के अंदर उतना ही होता है, तभी जाकर के हम लोग इतना वेरिएशन में आते हैं। तो ये मेन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें VNTR का है, यानी कि 0.01% जो हमारा है, जो डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। तब बात आता है कि टेंडन रिपीट्स क्या होते हैं सर, टेंडन रिपीट्स क्या होता है। तो अगर इसको आपको समझना है तो यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सीक्वेंस लिखे थे TATACCTG। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए बार बार इस तरह से रिपीट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, टेंडम रिपीट्स। इसी को क्या बोला जाता है, टेंडम रिपीट। अब ये टेंडम रिपीट दो तरह के होता है, एक शॉर्ट टेंडम रिपीट होता है, एक लॉन्ग टेंडम रिपीट्स होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को ही क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। अब ये शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी दो तरह के होते हैं, यानी कि लगभग
लगभग 60 बेस पेयर का और उससे कम, लगभग 60 बेस पेयर तक का और उससे कम। तो जो 60 बेस पेयर से इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक तो माइक्रो सैटेलाइट में और दूसरा मिनी सैटेलाइट में। माइक्रो सैटेलाइट के अंदर पहले ये समझो कि मिनी सैटेलाइट किसको बोलते हैं, यानी कि इसमें 11 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होगा, यानी कि ये रिपीट कितना होगा, 11 का हो सकता है या 60 का होता है, यानी कि 67 बार में रिपीट कर रहा है। अरे समझे ना टेंडम रिपीट्स क्या होता है, 67 बार में रिपीट कर रहा है या 11 माने इस बीच में ये रहेगा। और यहाँ पे माना जाता है कि 6 से 10 तक माना जाता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है तो हम ये वाला बात अभी लिख नहीं रहे ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट आपके साथ न हो, ठीक है। अब ये देखिए मिनी सैटेलाइट जो है इसी को तो VNTR कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, VNTR, यानी कि या तो बेस पेयर 11 का रिपीटेशन होगा बार बार या 60 का बार बार रिपीट करेगा। और वो रिपीटेशन डिपेंड करता है किसके, इसके ऊपर, लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट के ऊपर। हो सकता है कि आप देखे ही कि कोई 11 का है तो कोई 15 का है तो कोई 60 का भी हो सकता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस रेशियो के ऊपर, कि जैसे मेरे और आपके बीच में क्या हो सकता है कि चलिए ठीक है कि रिपीट कर रहा है तो मेरे में वो 11 बार में रिपीट कर रहा है, आप में हो सकता है कि ज्यादा बार में रिपीट करता होगा, ज्यादा बार रिपीट करता होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अगर सब कुछ सेम है, मान लीजिए रिपीटेशन 67 का दोनों का है, दोनों का 67 का रिपीटेशन है, तो उसमें क्या चीज चेंजिंग आ जाएगा, जैसे मान लेता है कि TA CCTG, यहाँ पे है ना CCTG, तो उसमें अगर ये वाला में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ऐसे करके 60 हो, मेरा और आपका बिल्कुल सेम है, तो अगर सेम है तो अब कैसे वहां पे डिफरेंस होगा, हम लोगों के अंदर डिफरेंस कैसे हुआ, तो वहां पे ये बेस पेयर में डिफरेंस आ जाएगा कि TACCG के जगह पर कुछ और आ जाता है। तो इस तरह से ये होता है, मतलब ये जो VNTR होता है ना, इसी के चलते हम लोग डिफरेंट हो जाते हैं। और इसका साइज क्या होता है, 0.1 से 20 KB का साइज होता है। और मात्र सोचिए इतना KB है, ये KB MB समझ रहे हो ना, KB में फोटो खींचते हो या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो KB में रहता है, फिर MB में आता है, इस तरह से। तो KB में इतना KB, और इतना ही के वजह से ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि इसी के वजह से हम लोग इतना डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये VNTR इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम भी वेरी कर सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता ही है। अब इसमें देखिए तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि ये BSNL एक ट्रिक है कि लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट में भी वेरिएशन हो सकता है हमारा और आपके अंदर, और क्या नंबर ऑफ रिपीटेशन में भी वेरिएशन हो सकता है जिसके वजह से हम लोग अलग अलग हुए हैं, और बेस रेशियो में भी वेरिएशन हो सकता है जिसके वजह से हम लोग अलग अलग हुए हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट DNA, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट DNA, और इसको VNTR भी बोलते हैं, या इसको मिनी सैटेलाइट भी बोला जाता है। तो अलग अलग तरह से इसको बताया जाता है। अब बात आता है कि भाई ये एक टर्म है कि DNA पॉलीमॉर्फिज्म। DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो वेरिएशन, जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये समझो कि जो वेरिएशन है हमारे अंदर, जो वेरिएशन है या आपके अंदर जो वेरिएशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जेनेटिक लेवल पर है, जो किस लेवल पर वेरिएशन है, जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। और ये कैसे आता है भाई, म्यूटेशन से आता है। कैसे आता है, म्यूटेशन से आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी, और म्यूटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ चेंजिंग आया तो हमारे, अब म्यूटेशन हो गया तो हमारे जनरेशन में भी ये म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, तो आज भी वहां के जनरेशन में क्या है, पेरेंट्स से जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो उन लोगों के जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है, जिसके वजह से आज भी वहां के बच्चे लूले लंगड़े ही सब पैदा होते हैं, क्योंकि गार्जियन में भी वैसी है, क्योंकि उस समय से जो बच गए वहां पे तो उनके जीन में ही म्यूटेशन हो गया है। तो ये क्या कहलाता है भाई, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन है उसके बारे में बोलता है। लेकिन ये वेरिएशन भी किसके अंदर सिमिलर होता है स्टूडेंट, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है, ओवा बनता है, बनता है ना, तो 2n बन गया। अब ये अगर मान लेते हैं कि ये ग्रो न करके ये 2 भागों में डिवाइड कर जाए, ये कितने भागों में डिवाइड कर जाए, 2 भागों में, तो ये क्या होगा, इसके अंदर मान लेते हैं कि अगर लड़का होगा तो ये दोनों लड़के पैदा लेगा, लड़की का होगा तो ये क्या होगा, दोनों लड़की, और दोनों एक जैसा दिखते हैं। तो उन लोग जो जुड़वा बहने होते हैं ना यार, चिंकी मिंकी, अरे यस या नो, चिंकी मिंकी को देखा ना, हाँ तो बस वही समझ लीजिए। तो चिंकी मिंकी वो जो है उनके अंदर जो है DNA का पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर देखा जाता है। और इसका एक बेहतरीन डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रेफर टू DNA पॉलीमॉर्फिज्म। इसका ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसका सिंपल, अगर हम DNA, अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है ये तो समझ में आ गया कि चेंजिंग के वजह से ही क्या होता है, हम लोग चेंज है।
जिसमें VNTR है और DNA पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमारा चेंजिंग का यहाँ पे प्रतीत होता है। अब आइए कि अगर मान लेते हैं कि हमको DNA फिंगरप्रिंटिंग करना है, उसी चेंजिंग को पहचानना है, तो हम सैंपल में क्या क्या ले सकते हैं? ब्लड ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल बाल का भी आप टुकड़ा ले सकते हैं, और स्किन का भी ले सकते हैं, बोन का, सलाइवा का या स्पर्म का ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं भाई? क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब हमारे बॉडी के अंदर हमारा बाल हो या ब्लड हो या हमारा क्या हो, स्किन हो या बोन हो, सलाइवा हो, सब के अंदर जो भी DNA होगा वो लगभग सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, जैसे क्राइम डिटेक्शन में। क्राइम डिटेक्शन में मतलब मान लीजिए किसी के साथ मर्डर हुआ, तो मर्डर जिसके साथ हो रहा है तो उसके साथ जो भी मर्डर करने आया होगा तो उसको क्या किया होगा, मर्डर करने वाला क्या किया होगा, उसको मार रहा होगा तो कुछ ना कुछ अपोज करेगा ना, उसका बाल नोचेगा या उसको धक्का दिया होगा, तो उसके जब उसको जैसे नोचा, उसको तो खरोचा तो उसके नाखून में उसका स्किन का सैंपल आ गया होगा, या बाल नोचा तो उसके हाथ में बाल आ गया होगा। तो मतलब वहां पे कुछ भी अगर उसका सैंपल मिल जाए, सैंपल मिल गया, हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक सैंपल बना करके इस तरह से एक सैंपल तैयार कर दिए, मान लीजिए उसका DNA का सैंपल तैयार कर दिए, और हमको मान लेते हैं कि 5 गो में शक है कि ई तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गो हो सकता है कि इसका मर्डर किया होगा। तो पांचों का क्या करेंगे, हम लोग DNA सैंपल को निकालेंगे और इसके साथ मैच करेंगे, जिसके साथ मैच किया उसके साथ हम क्या बोलेंगे कि वो यही मर्डर किया है। समझे? जैसे रेप हो गया, तो रेप में भी इसी तरह से होता है, स्पर्म चला गया, स्पर्म हो गया, या रेप करते समय वो क्या कर रही होगी, अपोज कर रही होगी, तो उसका बाल नोची होगी, उसको ऐसे अपोज की होगी, तो उसका नाखून में भी कुछ ना कुछ आ जाता है। तो कोई सा भी एक सैंपल आ जाए भैया, वो क्या हो जाएगा, उसको हमको पता चल ही जाएगा कि क्या है, उसका सैंपल हम लोग ले लेंगे। तो क्राइम डिटेक्शन में। अब पैटर्निटी चेक में, जैसे अगर शक हो गया किसी को, बाप को, पिताजी को शक हो गया, पापा को शक हो गया कि ये हमारा बेटा है कि नहीं, और ये तो बता सकते हैं, सिर्फ माँ ही बता सकती है कि ये किसका बच्चा है, ठीक ना। लेकिन अब पिताजी को शक हो गया कि हमारा बच्चा है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वो जैसे मान लेते हैं कि आप छोड़ो, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि पिताजी को क्या हो गया, डाउट हो गया कि भाई ये हमारा बेटा है कि नहीं या बेटी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल, माँ से पूछेंगे तो माँ बोलेगी कि हाँ आप ही का बच्चा है, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग खेलते हैं। तो कहता है कि चलिए खेल लीजिए DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो उसमें क्या होगा कि वैसे बच्चा का क्या सैंपल निकाल लिया जाएगा, और माँ का और पिताजी का सैंपल, क्योंकि माँ तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि माँ ही जन्म दिया है तो उसका तो मिलेगा ही बच्चा के साथ, वो तो कंफर्म है। तो पिताजी के साथ सैंपल को मिलाया जाएगा, अगर मैच किया तो ओकर बेटा, नहीं किया तो ओकर बेटा नहीं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से ये वाला पता चलता है, पैटर्निटी चेक भी पता चलता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल अब हो चुका है। अब इसका टेक्निक क्या है भाई, तो इस तरह से टेक्निक है कि पहले DNA को निकालेंगे, फिर उसको अगर जरूरत पड़ा तो PCR करेंगे, बहुत सारा टुकड़ा करेंगे, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद उसको अलग करेंगे, उसको फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और फिर इसके बाद उसको ऑडियो रेडियोग्राफ करके फिर मिलाना चालू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टेक्निक को करते हैं और मिलाते हैं कि भाई कोई भी बच्चा जो है वो बाप को शक हो गया तो कैसे मिलाएगा अपना बेटा के साथ। तो चलिए आइए, चलिए अब इसमें क्या होता है कि देखिए, बाप को शक हो गया तो बेटा का भी सैंपल लिया गया होगा, ब्लड सैंपल निकाला गया, बाप का भी निकाला गया। तो किसी एक का बता देंगे तो आप समझ जाइएगा कि उसका भी, उनका भी हो गया, ठीक ना। तो ब्लड सैंपल निकाला गया, उसमें से ब्लड में से क्या निकाला गया, DNA को निकाला गया, देखो निकाल दिया गया। अब इस DNA को टुकड़ा टुकड़ा किया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। एक एंजाइम होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि DNA को अलग अलग जगह पर काटता है, ठीक है। तो उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर कैंची, समझ में आ रहा है, कैंची, ठीक है। अब इसको काट दिए तो देखिए DNA फ्रेगमेंट अलग अलग हो गया। अब DNA फ्रेगमेंट अलग अलग हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक वे में इसको अरेंज करवाएंगे। तो वो कैसे होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां पे देखेंगे कि कैसे DNA फ्रेगमेंट को जब उसके अंदर डालिएगा तो उसमें एनोड और कैथोड लगे हुए होते हैं, और ये DNA जो है जब इसमें धारा को प्रवाहित किया जाता है, करंट को फ्लो किया जाता है, तो साइज के हिसाब से वो चुंबकीय गुण उसमें डेवलप हो जाता है। तो देखिए चुंबकीय गुण डेवलप होगा तो अब ये क्या है, निगेटिव चार्ज, और इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जैसे माइनस है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज, DNA तो निगेटिव होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है, ये पता है ना सबको। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो छोटा होगा वो पहले यहाँ आएगा, अरे नहीं तो छोटा पार्टिकल पहले खिंचाता है, फिर उससे बड़ा पार्टिकल, फिर उससे बड़ा पार्टिकल, तो इसी बेसिस पर ही काम करता है। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए तो DNA एक अच्छे वे में अरेंज हो गया। अब उस पर क्या डालेंगे, KOH डालेंगे। तो KOH क्या करता है, ये DNA को डबल स्टैंडर्ड से क्या कर देता है, हटा देता है, DNA को सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है, और सिंगल स्टैंडर्ड बना
चलिए तो ये मान लेते हैं कि अब क्या होने वाला है, मान लेते हैं यहाँ पे ये डीएनए का सैंपल है, यहाँ पे डीएनए का सैंपल है। अब साउथर्न बोल्टिंग के थ्रू एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, इस तरह का नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाएगा, तो ये जैसे ही नाइट्रोसेलुलोज पेपर इसके ऊपर रखा जाएगा, तो इसके ऊपर जैसे ही रखा जाता है तो क्या होता है कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट है स्टूडेंट, वो देखिए यहाँ पे इस तरह से अरेंज होकर के ये पेपर के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर के थ्रू डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको इस पर ट्रांसफर कर लिया गया और ये पेपर को इस तरह से ऐसे रख लिया गया, ठीक है। अब पेपर पर क्या होता है कि अब आ गया, यानी कि डीएनए का फ्रेगमेंट सिंगल स्टैंडर्ड हमारे किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर आ गया। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नाइलॉन के नाम से भी जाना जाता है इसको, वहां पे देखिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है कि डीएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, अब हम क्या करेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, ये अलग से लैब में हम तैयार किए हुए हैं, जिसमें ऐसा तैयार इसको किए हैं कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव बना दिए हैं और उसको सिंगल स्टैंड कर दिए हैं। तो उसको जब जैसे ही इसके ऊपर डालेंगे तो क्या करेगा, अब ए के सामने टी जाके जुड़ जाएगा, जी के सामने ऐसे जुड़ जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड बना देगा। अरे बनाएगा, लेकिन क्या हुआ कि जो जुड़ रहा है अगला स्टैंड वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। अब देखिए जैसे जुड़ गया तो बहुत सारा तो जुड़ा होगा और बहुत सारा खाली भी रह गया होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वाश कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, वाश। तो वाश, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब ये फ्रेश वाला इधर ले आए, पेपर पर ही है, फ्रेश वाला ले आए। अब हम लोग क्या करें कि इसके ऊपर एक्सरे फिल्म डालेंगे, इसके ऊपर क्या डालेंगे, एक्सरे फिल्म डालेंगे। तो ये देखिए ब्लैक डॉट से जो हम बनाए हैं उस समझिए कि एक्सरे फिल्म, अरे वो जो देखे होगे एक्सरे फिल्म देखे हो, एकदम ब्लैक कलर का होता है ना, उसमें लाइट अगर पड़ गया तो नहीं आता, अगर कभी एक्सरे कराने गए होंगे तो देखा होंगे। अब उस पर जैसे डालिएगा और एक्सरे डालिएगा तो कौन वाला चमकेगा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होगा। तो ये वाला लाइन देखिए जो रेड वाला था वो चमकना चालू किया, इसी को क्या बोलते हैं, ऑडियो रेडियोग्राफ। तो ये क्या हो गया, अब हमारा एक सैंपल आ गया। तो मान लीजिए बच्चा का निकाल लिए इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्या होगा, पिताजी का हमको निकालना है, सेम प्रोसेस करेंगे, पिताजी का भी निकाल लेंगे और ऐसे आमने सामने रख करके मैच करेंगे। मिल गया तो उसका बेटा, नहीं मिला तो किसी दूसरा का बेटा, बेटा तो ही है वो। अरे यस या नो, माने बेटी में भी ऐसा हो सकता है। और अगर उसी में होगा तब देखिए माँ का अपना एक्टिंग चालू होता है, कहे थे ना आप हम पर खामखा शक करने लगते हैं, कहे थे ना हम। तो इस तरह से होता है। और क्राइम डिटेक्शन में भी देखिए इसका पूरा बहुत जबरदस्त यूज होता है, समझे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काफी इसका यूज है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और क्लास 12 के लिए और नीट के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छे से इसको लर्न करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देता है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।